Hello students, today we will discuss the most important topic, Bohr's atomic model. Actually, I hope इससे पहले आप लोगों ने atomic model के regarding दो topic पहले से clear किया होगा. That is the first is the J.J. Thomson atomic model and the second is the Rutherford atomic model. इन दो टॉपिक का अपना ही खुद का एक कंसेप्ट है. जैसे J.J. Thomson atomic model में जो डिस्कस किया गया था कि atomic structure like a watermelon जो कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग था. फिर हम लोगों ने स्टडी किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, जहां हम लोगों ने स्पेसिफिक ये देखा कि हाउ द न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड. तो बेसिकली जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, इट इज मेनली डेडिकेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस न्यूक्लियस पे किया गया था. उसके बाद जो हमारा जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे मिसिंग रह गई, लाइक इलेक्ट्रॉन का पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वो स्टेबल कैसे है. तो ये सारे लिमिटेशंस वहाँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में था. इसको ही रिफाइन करने के लिए उस वक्त साइंटिस्ट ने जो अमंग द डिफरेंट साइंटिस्ट बोर्स के एटॉमिक मॉडल आए. उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को क्लियर किया. एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल बेसिकली द मॉडर्न केमिस्ट्री और यू कैन से द मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया गया कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, क्यों वो स्टेबल हैं, एटम कैसे स्टेबल हैं, जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं बिकॉज वो जिस भी ऑर्बिट में घूमते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है. ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं. तो बोर्स के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए बोर्स के 4 पोस्टुलेट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन 4 पोस्टुलेट्स को अगर आप क्लियर करते हैं तो बेसिकली आप ये समझ पाएंगे कि बोर्स अपने एटॉमिक मॉडल में एटम को एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं. तो आज के क्लास में हम बोर्स के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, इतना डिस्कस करने के बाद भी इसमें भी कुछ लिमिटेशंस बचेंगे, तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे. इट इज बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, द बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ द टुडेज क्लास. द बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट बेसिकली यू कैन से द पोस्टुलेट्स है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एनर्जी फिक्स होती है. दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है वो तब तक रिवॉल्व करता रहेगा जब तक कि वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और उस सर्कुलर पाथ की एनर्जी फिक्स होती है. दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त ना तो एनर्जी को रेडिएट करता है ना ही एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करता है. दैट इज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, एनर्जी क्वांटाइजेशन अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल. इस फर्स्ट पोस्टुलेट में आप कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन व्हेन revolving around the nucleus, its energy is fixed. Okay, this is the first postulate. Its energy is quantized भी बोल सकते हैं. Okay, और सवाल ये है कि जब इसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी रेडिएट नहीं करती, तो जो सर्कुलर पाथ है उसका कुछ टर्मिनोलॉजी, दैट मीन्स उससे कुछ टर्म्स दिया गया. तो बोर्स के अकॉर्डिंग जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसमें उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है उसका नाम पड़ गया ऑर्बिट, और यू कैन से इट इज सेल. और एक और नाम हम कह सकते हैं द स्टेशनरी स्टेट्स बिकॉज द एनर्जी इज ऑलवेज स्टेबलाइज्ड. राइट. सो द फर्स्ट पोस्टुलेट जो कि मैंने लिटरली लिखवाया है, हम इस पे नोट्स भी लिखेंगे नो डाउट. एंड डोंट वरी, हम इस पे प्रॉपर नोट्स बनाएंगे. अभी कंसेप्ट को समझना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, द फर्स्ट पोस्टुलेट कि एन इलेक्ट्रॉन इफ रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस और व्हेन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस the energy is always quantized. That means neither they lose energy during the revolution nor they gain any extra energy. Energy is quantized. Okay, this is the first postulate of Bohr's atomic model. Now come to the next. The second postulate is that कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस पर रिवॉल्व करता है, different electron have different distance from the nucleus. तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, जिसको सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, ऑफ कोर्स हमें जाना है कि उसकी अपनी एनर्जी है, एनर्जी E1 मान लेते हैं व्हिच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस. और जो सेकंड ऑर्बिट है उसको हम लोग मान लेते हैं E2. तो अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा या यूं कह रहे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को लॉस या गेन करेंगे. दैट मीन्स this phenomenon is called electronic transition. Okay, electronic transition is the phenomenon जहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरी ऑर्बिट में जाता है. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से जंप करके दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो या तो वो एनर्जी को लॉस कर रहा होगा या वो गेन कर रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो लोअर से हायर जा रहा है या हायर से लोअर एनर्जी आ रहा है.
मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मन में डाउट हो सकता है कि लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी ये कैसे डिसाइड होगा। तो जो न्यूक्लियस जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फेस करता है, दैट्स व्हाई उसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है। ओके, द ऑर्बिट विच इज क्लोजर टू न्यूक्लियस हैव लोअर एनर्जी बिकॉज देयर इज अ हाईएस्ट अट्रैक्शन एंड मोर स्टेबिलिटी। ओके, और वो ऑर्बिट जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होती है उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली नियरर वाले से हाई होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड हाई एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, there is either loss or gain of energy. Okay, and it is very clear कि कब loss होगा कब gain. For example, if an electron jumps from higher orbit to lower orbit, तो higher orbit that means high energy, lower orbit होता है lower energy. तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हाई से लो जंप करता है तो ऑफ कोर्स वो एनर्जी को रेडिएट करते हुए जंप करेगा, क्लियर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की ओर जंप करता है तो एनर्जी को एक्स्ट्रा गेन करके चलेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोर्स द ऑल ऑर्बिट हैव देयर फिक्स्ड एनर्जी। ओके, सो द फेनोमेनन जहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, देयर इज आइदर लॉस ऑफ और गेन ऑफ एनर्जी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं कंटिन्यूअसली, उस वक्त उसकी एनर्जी चेंज नहीं करेगी, एनर्जी क्वांटाइज्ड। बट अगर वही इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपने ऑर्बिट को चेंज करता है, या तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है या अपने से लोअर ऑर्बिट में आता है, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, उस वक्त उसकी एनर्जी कंफर्म चेंज करेगी। ओके, लोअर से हायर दे गेन एनर्जी, हायर टू लोअर दे लूज एनर्जी, क्लियर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पोस्टुलेट्स। अब हमने फर्स्ट में ये देखा कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, दैट क्वांटाइज एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट और शेप। ओके, एंड द सेकंड पोस्टुलेट जो हमने देखा दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब भी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन, क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड पोस्टुलेट्स। जो हमारा थर्ड पोस्टुलेट्स है उस थर्ड पोस्टुलेट से हम बेसिकली वेलोसिटी निकाल सकते हैं, दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, तो थर्ड पोस्टुलेट से वहां ये बोला जाता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, बेसिकली जब भी कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उस वक्त उसकी एनर्जी जो होती है वो स्टेबल होती है, एंड जो फोर्स होता है ना वो यूं कह सकते हो बैलेंस होता है, दैट मींस दे आर इन इक्विलिब्रियम। ओके, बैलेंस आपने फिर से पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम मतलब द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, दैट इज बैलेंसिंग स्टेट। तो यहाँ पर अगर फोर्स बैलेंसिंग हम देखें तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द कोलंबियन फोर्स, जो दो चार्ज के बीच में लगता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ लग रहा है, एंड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आल्सो। तो एक फोर्स सेंटर की तरफ और एक फोर्स जो है वो सेंटर से बाहर की तरफ लग रहा है। तो अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम पोजीशन में या बैलेंस स्टेट में न्यूक्लियस चारों तरफ घूम रहा है इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस वगैरह भी चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ड्यू टू ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोथ आर बैलेंस्ड, राइट। ओके, the centripetal force is just because of the electrostatic force and which is equal to 1/4 pi epsilon naught, of course, and of course the charge on electron and the charge on proton, and जितने भी न्यूक्लियर चार्ज है which is also equal to z because z is a number of proton जो काउंट करके हम बताते हैं, that is called z because जितने न्यूक्लियर चार्ज होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा। okay, that is the magnitude of charge, and the distance between them that will be measured as a radius of the orbit। okay, the orbit जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और न्यूक्लियस उनके बीच की दूरी, that is the radius of the orbit। So it will be equal to the centrifugal force, and the centrifugal force that you have already discussed in class 11, okay, Newton's law, mv square by r। okay, so this is the expression for the force balancing when an electron revolving around the nucleus। तो बोर्स ने अपने थर्ड मॉडल में बेसिकली ये बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस चारों तरफ तो वो बैलेंस होता है। okay, and the force balancing is that the centripetal force must be equal to the centrifugal force। The centripetal force is just because of electrostatic force, and the centrifugal force is just because of the velocity of the electron in a circular path। okay, so अब अगर हम इसको ये करें सॉल्व करें तो it will be equal to mv square, sorry v square and ze square, r से r कैंसिल है, that is 4 pi epsilon naught and it will be r।
Okay, Z E square R square and R will be cancelled. 4 pi epsilon naught. It will be the expression of satisfaction. This is the third postulate of the what you can say the Bohr's atomic model. Okay, come to the fourth postulate. The fourth postulate. Let me clear if it is showing in the video. Where is fourth? Yeah, it is clear. Okay, so fourth postulate is regarding the angular momentum. Okay, it is regarding the angular momentum. So angular momentum is basically the momentum when any particle revolving in a circular path, or when any body is just moving in a rotational motion. Okay, so angular momentum, according to Bohr's fourth postulate, the angular momentum, that is mvr, it is always equal to integral multiple of h by 2 pi. Okay, this is the fourth postulate. Now from the angular momentum we can easily find the expression of radius of the orbit. So हम यहाँ पर angular momentum निकाल सकते हैं. Let mvr is equal to integral multiple of h by 2 pi. That is just because the n is an integer, 1 2 3 4 any number, and इसको यहाँ पर हम use करेंगे radius of the orbit निकालने के लिए. So if we like mention as mh by 2 pi mr. Okay, so the value of v square is n square, h square, of course 4 pi square, m square, r square. Okay, now this is the equation of velocity square, and this is also the expression of velocity square. Now if we just equate both these two RHS, then we can obtain the value of radius of the orbit. Okay, so this is all about the Bohr's atomic model. The Bohr's atomic model is slightly, you can say that, more developed than Rutherford atomic model, where the Rutherford atomic model is not stable just because according to Maxwell theory, who said that in his theory that when any charged particle revolving around a nucleus, or when any charged particle accelerates, they radiate energy. So on that basis, on that Maxwell's theory, Rutherford atomic model was not stable. Then the Bohr's atomic model completely discussed about the stability of atom, where in the first postulate he considered that whenever an electron revolving around the nucleus, it has fixed energy. उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है. ओके, क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब ये हुआ कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमेगी, ना तो वो एनर्जी को लॉस करेगी, ना ही वो एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करेगी. That is the first postulate. The second postulate of Bohr's atomic model is that about the electronic transition. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मींस इलेक्ट्रॉन का जंप करना एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में. ओके, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, तो उस वक्त वो एनर्जी को या तो लॉस कर रहा होता है या तो गेन कर रहा होता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. ओके, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है, दे लॉस एनर्जी, एंड जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, दे गेन एक्स्ट्रा एनर्जी. नाउ कम टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ Bohr's atomic model is that कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वहाँ पर फोर्स बैलेंस होता है. And there are two forces acting on a moving electron. That is, the first is the centripetal force, is because of the electrostatic force of attraction between the proton, or you can say the nucleus, and electron. And the second, which balances the centripetal force, is the centrifugal force, that is due to the velocity of the electron in a circular path. That is the first. इसको बैलेंस करके हम velocity की expression निकालते हैं. This is of course the derivation process. And if we come to the fourth postulate, that is about the angular momentum of electron. And according to the fourth postulate, the angular momentum of any moving electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. That is quantized. Okay. For the first orbit, अगर हम इसको first orbit के लिए रखें तो यहाँ पर 1 put करेंगे. अगर n का value 2 है तो it will be for the second orbit and so on. Okay. तो this is all about the Bohr's atomic model. अब इतना थ्योरी को एक्सप्लेन करने के बाद, एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन करने के बाद, इसमें कुछ न कुछ लिमिटेशंस रह गई. जैसे फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि जितने भी डेरिवेशन हमारे पास आएंगे, इट विल बी ओनली हाइड्रोजन H एटम, और यू कैन से H लाइक एटम. H लाइक एटम मींस H लाइक एटम या H लाइक एटम मींस कोई ऐसा आयन जिसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जितने हाइड्रोजन के पास, यानी 1. ओके, सो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो पूरा एक्सप्रेशन है, एनर्जी का एक्सप्रेशन है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, वेलोसिटी, ये सब कुछ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन. यानी जिस भी एटम में, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे एटम हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है.
तो मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वाले एटम में बोर्स का एटॉमिक मॉडल का जो एक्सप्रेशन है इट्स नॉट फिट कंप्लीटली. ओके. सेकंड इज दैट कि जो स्पेक्ट्रम होता है जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करते हैं, एक लाइट एक सर्टेन वेवलेंथ का इमिट होता है, उसका एक स्पेक्ट्रम एक स्क्रीन पे जब आता है तो उनका जो स्पेक्ट्रम का क्लैरिटी होती है, जो विजिबिलिटी होती है, इट विल बी नॉट क्लियर. इट वाज नॉट क्लियर बाय द बोर्स एटॉमिक मॉडल. ओके. सिर्फ हाइड्रोजन के लिए वो क्लियर था बट बाकी के लिए क्लियर नहीं था बिकॉज स्पेक्ट्रम में कुछ लाइंस भी वहाँ पर थी, एक्स्ट्रा लाइंस which was not explained by the Bose atomic model. Okay, so in today's session we complete, basically it's just a demo which is just where we just complete the concept of the topic, that is Bose atomic model में हम क्या सीखेंगे and limitations of Bose atomic model कि क्या कुछ त्रुटियाँ या क्या कुछ कमियाँ रह गई थी Bose atomic model. I hope you better understand, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा बट फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स हो, बिकॉज हमने नेक्स्ट क्लास भी करना है, एक्सप्लेन करना है, चीज़ों को लिखना है, नोट्स प्रॉपर बनाना है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में से क्लियर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.